हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो पे। तो अपनों ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू जावा किया था। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे वो डेवलप हुई। तो इस वीडियो में अपने सीधे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर आगे मूव कर रहे हैं, वो है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या है? नेम असाइन टू अ मेमोरी लोकेशन। नेम असाइन टू मेमोरी लोकेशन कैसे भैया? जैसे कि आपने कोई भी, जैसे जावा का एग्जांपल ले लेते हैं। जावा में क्या करते हैं, आप कोई भी डेटा टाइप लिखोगे, फिर आप वेरिएबल लिखते हो, फिर उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हो, स्ट्रिंग की वैल्यू, कोई इंटीजर वैल्यू। तो वो जो नेम असाइन होता है ना, उसे ही वेरिएबल कहते हैं। तो वो बैकएंड में कैसे है, आपको उसमें दिखाता हूँ। जावा में कैसे लिखते हैं, इंट इक्वल टू 9 लिख दिया, इंटीजर वैल्यू उन्होंने बनाई। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन पे, रैम में एक मेमोरी पे जगह ले लेगा ये 9 वैल्यू। पर जो उसका एड्रेस होता है रैम पे, वो कुछ बहुत ही अजीब नंबर्स के टाइप में होता है, वो अपने इजी से याद नहीं कर सकते। तो हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, वेरिएबल का कंसेप्ट होता है। जो उस मेमोरी का एड्रेस है उसको एक निक नेम दिया जाता है, तो उसे कोई अपने वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लो कि 9 है, इसका इस टाइप को हेक्साडेसिमल नंबर में एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 HEX, इस तरह का कोई एड्रेस नाम है। ये तो मुझे ऐसे रैंडम लिख दिया। इसको सब्स्टिट्यूट करके कोई इजी नेम जो अपने याद रख सकें अच्छे से। अब इस 9 की वैल्यू की जगह रख दिया ए। जब आप ए को कॉल करोगे तो वो इसी जो एड्रेस है, ये बड़ा सारा गंदा सारा जो अपने याद नहीं कर सकते, उसको कॉल करके उस मेमोरी में से अपने को डाटा ला के देगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? नेम असाइन टू अ नेम असाइन टू अ memory location on the RAM। तो रैम आपको मैंने पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे अपनी सारी वैल्यू स्टोर होती है। आपको इसी, अगर आपको नहीं पता तो इसी आप मेरे चैनल पे आप जावा वाले कोर्स में जाके रैम के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अपने वेरिएबल के बारे में समझ लिया। तो वेरिएबल में हर एक लैंग्वेज में जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिकली टाइप और स्ट्रिक्टली टाइप। डायनेमिक को लूजली टाइप भी कहते हैं। और लूजली टाइप, डायनेमिक टाइप का अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप वो भी देख सकते हो मेरी जावा वाली वीडियोस में। तो पर अपने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे तो इसके बारे में ही अपन डिस्कस कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, मीनिंग कि टाइप ऑफ वेरिएबल जो इसमें होते हैं वो रन टाइम पे एग्जामिन किए जाते हैं। कंपाइलेशन टाइम पे इसमें कोई एरर नहीं आती। दिखा देता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने ये जावा में लिखा है, ये इसमें गलत क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अब उन्होंने वो है ना, मैं इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन है JS का। तो ये जावा का समझ नहीं सकता। ये मैं एग्जाम्पल मान लो, पर अगर बाई चांस अगर मैं जावा भी होती है एक्सटेंशन, तो इंट ए इक्वल टू 9 लिख रहा हूँ, तो अब तो इधर एरर आ रही है। पर अगर मैं ऐसे लिखता ए इक्वल टू 9, इसमें एरर नहीं आ रही क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। पर अगर मैं जावा में लिखता ना तो ये एरर दिखाता, पर ये जावास्क्रिप्ट है, मतलब इसको डेटा टाइप की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप या रन टाइम में खुद की खुद असाइन कर देता है वैल्यू को उस उसके हिसाब से। पर जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि कौन सा डेटा टाइप है। इंटीजर आप यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हो, फ्लोट टाइप यूज़ कर रहे हो, डबल टाइप यूज़ कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई पंगा नहीं है, आप वैल्यू साइन कर दो सीधा। फिर इसमें बाद में डिबगिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए प्रेफर्ड ये रहता है कि आप डेटा टाइप उसको साइन करो। तो ही तो इसमें डेटा टाइप कौन कौन से आपको दिखाता हूँ। जो डायनेमिक टाइप आपको समझ आ गया, रन टाइम पे डिटर्मिनेशन होता है। तो जावास्क्रिप्ट में अपने 3 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। पहला है वैर, लेट, कॉन्स्ट। अब आपने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें आपको क्या इंडिकेट करता है कोई भी वेरिएबल, कि इंटीजर डेटा ले रहे हो, फ्लोट डेटा ले रहे हो, स्ट्रिंग डेटा ले रहे हो। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उस डेटा टाइप से अपने को कुछ ऐसा पता नहीं लगता। उसमें ऐसे डेटा टाइप अपने स्पेसिफिक बताते नहीं है कि इंटीजर ले रहे हो। इसमें सीधा क्या यूज़ करते हैं अपने डिक्लेयर करने के लिए, वैर लेट कॉन्स्ट।
तो भी इन सब की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले यूज़ हुआ था वैर डेटा टाइप। तो वैर में क्या था, ये ट्रेडिशनल मेथड है पर आज भी बहुत जगह इसको यूज़ किया जाता है, पर प्रेफर सबसे यूज़ करना रहता है लेट को। और कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होता है। अपने इनको अच्छे डिस्कस करते हैं, पता करते हैं क्या दिक्कत आई वैर में, क्यों लेट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। तो पहले अपने बात करते हैं लेट के कीवर्ड के ऊपर। तो लेट कीवर्ड क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि लिमिटेशन थी कुछ वैर में। वैर सबसे पहले यूज़ किया जाता था, फिर नए नए अपडेटेशन आते गए, लैंग्वेज के ऊपर आते रहते, सभी भी सभी लैंग्वेज के ऊपर आते हैं। तो क्या ये क्यों किया कि ब्लॉक लेवल स्कोप एंड प्रिवेंट रीडिक्लेरेशन, ये पॉइंट अपने अच्छे डिस्कस करेंगे। तो लेट में ऐसी क्या बात थी जो वैर में नहीं थी, वो क्या ब्लॉक लेवल स्कोप। वैर को क्या था, ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं था, वो तो ग्लोबल था और फंक्शनल स्कोप प्रोवाइड करता था। पर ये क्या ब्लॉक लेवल स्कोप प्रोवाइड करता है। और नो डिक्लेरेशन, नो रीडिक्लेरेशन, मतलब वैर में क्या था, एक वेरिएबल को आप लोग किसी सेम 2-3 बारी आप किसी भी वैल्यू के अंदर सेम वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। पर लेट में ऐसा नहीं है, एक बार जिस के अंदर आपने वैल्यू पुट करती है उसको दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते नाम को। ये अपने डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू के लिए, मतलब आप एक बार किसी वैल्यू को, नाम को, वैल्यू को स्टोर करा लिया किसी वेरिएबल नेम के अंदर, तो आप उसके अंदर नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसमें एरर आएगा। ये कंपैरिजन हो गया। ये सारे कंपैरिजन अपने आप कोडिंग के थ्रू पर समझते हैं। पहले स्कोप लेवल समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन होगी, इसको ऊपर रखते हैं। अब क्या स्कोप लेवल पहले करते हैं वैर का। तो वैर क्या है, ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप है। समझते हैं, पहले ग्लोबल समझ लेते हैं। कि मान लो कि मैंने ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, कोई भी करली ब्रेसेस के अंदर पे कोई चीज़ होती है और ये ब्लॉक बन जाता है। मान लो कि मैंने इसके अंदर डिफाइन कर लिया वैर, एक अंदर डिफाइन कर लिया 9, और मैं इसके बाद इसको असेस करना चाहता हूँ। करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करते हैं, क्योंकि अपने कंसोल पे वैल्यू आउटपुट देना चाहते हैं। असली तो ये ब्राउजर में काम करते हैं, पर नोड जेएस के कारण अपने इसको, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, नोड जेएस के कारण अपने इसको आउटसाइड द ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हैं। और सिंटैक्स अपने ब्राउजर के अकॉर्डिंग चलता है, कंसोल डॉट लॉग। ये वैल्यू साइन करते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। तो ये VS कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं, आ गई। मान लो कि इसी की जगह मैं यूज़ करता लेट इक्वल टू 9। क्या बात थी वैल्यू 9 की, देखते हैं। नहीं आई, क्यों, ए इज नॉट डिफाइन। ए इस स्कोप के बाद ए का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये अपने को दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है कि ए डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि अपनों ने यूज़ करा लेट। अगर इसी का वैर यूज़ करते तो उसका ग्लोबल स्कोप था, कहीं किसी ब्लॉक के अंदर यूज़ करो, आपको कहीं भी असेस कर सकते हो। ये बहुत सारी जगह प्रॉब्लम देती है कोडिंग में, डिबगिंग में भी। तो इसलिए इसकी ये लिमिटेशन थी कि मान लो आप चाहते हो कि यूज़, आपने एक पेज बनाया लॉगिन का, उसके अंदर यूज़र की वैल्यू डिफाइन करी, पर हर एक जगह वो वैल्यू अलग अलग यूज़र बना रहे हो, पर एक यूज़र का नाम डिफाइन कर दिया किसी जगह पे ब्लॉक के अंदर, वो हर एक जगह वो सेम ही नाम आ रहा है, तो दिक्कत होती है। ब्लॉक के हिसाब से यूज़फुल नहीं है था ये, ऐप बिल्डिंग के हिसाब से। मान लो कि मैंने लेट का समझ लिया, तो कॉन्स्ट का भी समझ लेते हैं। कॉन्स्ट भी क्या है, ब्लॉक लेवल सपोर्ट करता है। अब इसका देखते हैं, फिर से आ रहा है ए रेफरेंस नॉट डिफाइन। अब मान लो कि मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, अंदर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, अंदर प्रिंट हो जाएगा, अंदर वैल्यू पड़ेगा, क्योंकि स्कोप के अंदर है ये ब्लॉक के। तो ये पहले अपना डिफरेंस क्लियर हो गया, स्कोप लेवल पे कंपैरिजन हो गया है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है, एक आप फंक्शन बता देता ना कि ये सिर्फ वैर का है। ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन में भी होता है ना, फंक्शन में क्या होता है, कर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे डिक्लेयर करते हैं, अपने अच्छा ABCD नाम कुछ भी दे दिया, इस तरह से फंक्शन आता है, फिर उसका नेम आता है, फिर पैरेंथेसिस आती है, क्लोज, फिर करली ब्रेसेस। इसके अंदर मान लो दे दिया वैर डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, वैर नेम इक्वल टू हेमंत।
अब मैं एक इसके अंदर प्रिंट करके देखता हूँ। इनसाइड लिख दिया, ठीक है। फिर लिख देता हूँ नेम। अब इसको कॉपी करके अपने बाहर प्रिंट करके देखते हैं। आउटसाइड नेम लिख देता हूँ। आउट नेम आउट आउट सिर्फ बस आउट ही देते हैं। अब दोनों प्रिंट करा के देखते हैं। ये एरर आई जाएगी। पहले अपने को आउटसाइड वाला बंद करता हूँ, दूसरे वाला चलाता हूँ। स्ट्रिंग डेटा डालते हैं हमारी, नाइन प्रिंट करते हैं। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल तो करा ही नहीं, फंक्शन को कॉल करते हैं। ABCD, इस केस में बाहर होगा, कोई चक्कर ही नहीं है। तो नेम इनसाइड आ गया हेमंत। मान लो मैंने अब ये फंक्शन कॉल करके और इसको भी चला दिया, तो नेम इनसाइड हेमंत चल पड़ा। पर ये जो बाहर अपनों ने नेम को, इस पे ये मार्क भी आ रहा है, क्या आ रहा है, नेम इज डिप्लीकेटेड। क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप वेयर फंक्शनल स्कोर के अंदर काम करता है, तो इसको अपने बाहर आउटसाइड असेस नहीं कर सकते। तो ये स्कोप लेवल पे डिफरेंस अपनों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये भी इसको फंक्शनल है, ब्लॉक है। रीडिक्लेरेशन लेट और कॉन्स्ट में अलाउड नहीं है। इसमें रीडिक्लेरेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने वेर x इक्वल टू 9 फिर से डिक्लेयर कर दिया वेर x इक्वल टू 12। कोई एरर आ रही है? कोई एरर नहीं आ रही। कंसोल डॉट लॉग भी करके देख लेते हैं। तो वैल्यू जो बाद में असाइन हुई थी वो वैल्यू आ गई। अब इसी जगह अगर मैं लेट को पुट करके देखूं, लेट ए डिक्लेयर कर लेते हैं इसमें। लेट बी इक्वल टू 8। तो पहले एरर अपने को दिखा ही रहा है कि मान लो एक हटा दिया, अब एरर नहीं आ रही होगी, अब ये चल पड़ेगा। इसको भी क्लोज करते हैं, बाद में दो कंसोल प्रिंट होंगे। अब 9 वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको लेट को दो बारी सेम वेरिएबल के नाम से चलाऊंगा तो ये क्या रहा है, एरर दिखा रहा है, इंडेंटिफाई ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ये वैर में अपने को नहीं आ रहा था एरर, तो इसमें आ रहा है। तो यही पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है। और ये कॉन्स्ट में भी सेम ही है कि रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं होती लेट और कॉन्स्ट में, पर वैर में अलाउड होती है। पर ये भी दिक्कत करता है, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन थी। तो लेट और कॉन्स्ट लेट ने दूर कर दी, कॉन्स्ट तो पहले ही था वैर के साथ। होस्टिंग, ये समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट। होस्टेड और टू द टॉप ऑफ फंक्शन, होस्टिंग बट नॉट इनिशियलाइज, होस्टेड बट नॉट होस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैंने वैर के केस में क्या था, पहले इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, उसके इनिशियलाइज भी कर दी वैल्यू, तो मैं फिर उसको चला रहा हूँ। इसमें से एक हटा देते हैं, एक की जरूरत है। पर पहले मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। पहले क्या था कि अपने वैल्यू असाइन कर रहे थे उसको, फिर अपने उसको चला रहे थे, तो ये अपने को 9 आउटपुट दे रहा था। पर अब क्या कर रहे हैं कि पहले उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसका वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अभी अपने को क्या दे रहा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब कि वैल्यू इनिशियलाइज कर दी पर पता नहीं क्या है, ये हो गया अनडिफाइन। अभी मैं इसकी क्या करता हूँ, लेट को, अब क्या आ रहा है, कैन नॉट असेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। पर वैर के केस में ऐसा नहीं था। वैर क्या करता है, उसको टॉप पे पोस्टेड टॉप पे करना चाहिए, पर उसका इनिशियलाइज कर देता है कोई ना कोई, जैसे अनडिफाइंड वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी। पर लेट के और कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं होता, इनिशियलाइज नहीं करता, अपने को एरर ही देता है कि इनिशियलाइज करा ही नहीं, अब उससे पहले इसको असेस नहीं कर सकते। तो वैल्यू मॉडिफिकेशन, म्यूटेबल, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, कॉन्स्ट का आपको पता लग गया कि एक बार वैल्यू जो लिख दी उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिख देता हूँ,
ये कर लिया। अब मैं ए की जगह 8 पुट कर रहा हूँ। इक्वल टू, ये देखो एरर दिखा रहा है ना। तो यही है कि हमने कॉन्स्ट को एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वापस उसी कॉन्स्ट के अंदर दूसरी वैल्यू म्यूटेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। ये एक बार जो वैल्यू होती है बस वही रहेगी। तो ये अपना पॉइंट डिस्कस हो गया। पुटिंग ऑल टुगेदर बाय अंडरस्टैंडिंग सो यू कैन राइट मोर ऑर्गेनाइज। हाँ, कि अगर आपको वेरिएबल की अच्छी नॉलेज है तो आपको कोड लिखने में आसानी हुई। कौन सा वेरिएबल के साथ वैर यूज़ कब करना है, लेट का यूज़ करना है, कॉन्स्ट कब यूज़ करना है। जब आप कंपनीज में जाएंगे आपको इसका बहुत बेनिफिट पता लगेगा। तो वेल, थैंक यू, आप सब आए। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू।